हेलो क्लास नाइन्थ। बेटे मैं आज आपको आपका नेक्स्ट चैप्टर सुमित्रा नंदन पंत जी का लिखा हुआ ग्रामश्री एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपका पाठ आपको पढ़ाऊँ उससे मैं पहले कवि परिचय देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे उत्तराखंड के ही कौसानी क्षेत्र के जन्मे हुए कवि हैं और ये छायावादी कवि हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रही हूँ। छायावाद एक हिंदी साहित्य के इतिहास में एक छोटा 20 साल का पीरियड माना जाता है जो 1919 से 1939 के बीच था। तो उस समय के कवियों ने अपनी आत्मकथा को या अपनी चीज़ को प्राकृतिक वस्तुओं में ढालकर या प्राकृतिक चीज़ों के का ज़्यादा वर्णन किया है। उस समय के काल कवि जितने भी हुए मैंने बताया था आपको, जैसे जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और ये जो है ये सब छायावादी कवि माने जाते हैं। और इनके साथ ही सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी कवि माने गए हैं, छायावाद के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। और ये इस अपनी इन कविताओं द्वारा हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। और इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे अपने समय में, बहुत से प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, और इनको उनके ग्रंथों पर पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने जो भी लिखा प्रकृति से रिलेटेड ही लिखा अपने कृतियों में, अपने काव्य में। यहाँ पर भी जो कवि हैं पंत जी, वो यहाँ पर आपको एक गांव का वर्णन करते हैं कि गांव में किस तरह की परिस्थिति होती है, वहाँ कैसे किस तरह से खेत होते हैं, उन खेतों में जो सुंदरता होती है, उस सुंदरता का बखान अपनी लेखनी द्वारा अपनी स्कृति को देकर मूर्त रूप में साकार करने की कोशिश की है कवि ने। क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक, इसीलिए इस पाठ का नाम बेटे ग्रामश्री भी है। हाँ, ग्रामश्री मीन्स गांव की सुंदरता। ठीक, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक, गांव में खेतों में दूर दूर तक, तलक मीन्स तक, खेतों में दूर दूर तक क्या, मखमल सी कोमल हरियाली, क्योंकि मखमल जो होता है वो हरा होता है, तो मखमल की समान कोमल हरियाली मीन्स हरा भरापन, मखमल के समान कोमल हरापन या हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि में सूर्य की किरणें जिसमें लिपट करके, जब सूर्योदय हो रहा है सुबह, सूर्य का प्रकाश पीला माना जाता है, और जब उसमें हरे रंग का कांटेक्ट हो रहा है, सूर्य का प्रकाश हरे रंग के साथ मिल रहा है, तो किस तरह का हो रहा है बल, चांदी की सी उजली जाली, चांदी के समान उज्जवल, जो दोनों का कॉन्ट्रास्ट रहा है वो जाली का निर्माण कर रहा है। हरा और पीला रंग दोनों उजली सी जाली, उजली उज्जवल जाली के समान लग रहा है। यहाँ पर समान होने के कारण उपमा अलंकार है। ठीक है, जिसमें जिन हरेपन में जो हरा भरापन है, यानी जो फसलें हैं, फसलों के कारण जो खेत हरे भरे हैं, उन हरे भरे खेतों में सुबह की सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चांदी के समान उजली जाली का निर्माण कर रही हैं। तिनकों की हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, तिनकों की हरे हरे तन पर, यहाँ पर हरे हरे वर्ड में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है। वर्ण की आवृत्ति है 2 बार, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। हरे हरे तन पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि दोनों हरे का एक ही अर्थ है। तिनकों मीन्स जो घास के तिनके हैं, उनके शरीर पर, तन माने शरीर पर, हरे रंग का रुधिर मीन्स रक्त, जिसे ब्लड, खून, ठीक है, हरे रंग का खून हिलता हुआ, हिल हरित मीन्स हरे रंग का खून हिलता हुआ, साफ झलक मीन्स दिखाई दे रहा है। तिनकों के हरे हरे शरीर पर हरे रंग का रक्त या खून बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। कैसी कल्पना की, आप देखते हो हमारे बॉडी में जो है वो रेड ब्लड है, तो हमारी जो बाहर से स्किन है वो भी क्या है, रेडनेस लिए हुए है, लालिमा लिए हुए है। वैसे ही हरे रंग का खून, कवि कहता खून से मतलब है, यानी कि हरे रंग का पौधा है तो हरे रंग का खून साफ झलका, मतलब उसमें हरे रंग की आभा साफ दिखाई दे रही है, ये मतलब है। ब्लड बहने का मतलब कोई हरे रंग का खून बह रहा नहीं है, हरे रंग से मतलब है कि उसकी आभा
प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक तिनके तिनके में साफ दिखाई दे रही है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो ऐसी हरी भरी धरती की सुंदरता को देखने के लिए श्यामल भूतल पर, श्यामल भूतल, भूतल मीन्स पृथ्वी तल पर, पृथ्वी की सतह पर झुका हुआ है कौन? नभ का चिर निर्मल नील फलक। नील फलक मीन्स नीला विस्तार पूर्ण, चिर निर्मल मीन्स साफ स्वच्छ, स्वच्छ नीले रंग का आसमान, नभ मीन्स आसमान, ठीक है। नीले रंग का स्वच्छ आसमान जो है वो इस प्रकृति की, हरी भरी प्रकृति की सुंदरता को छू लेने को झुका हुआ है, ठीक है। नीचे की लाइन से अर्थ लोगे तब ऊपर की लाइन से क्लियर बनेगा। आकाश जो है, कैसा आकाश? नीले रंग का आकाश जो साफ स्वच्छ है, ऐसा आकाश पृथ्वी के सुंदर तल पर, सुंदर सतह पर, ठीक है, वो उसे छू लेने को मानो झुका हुआ है, ठीक। अब आगे देखो, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। रोमांचित मीन्स अत्यधिक प्रसन्न। रोमांचित क्या होता है? जब अब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है कोई भी, तो क्या करता है वो, उसका शरीर, एक एक शरीर का अंग अंग रोमांचित हो जाता है। तो देखिए ये पूरे पाठ में क्या है, मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि रोमांचित कौन होता है? व्यक्ति होता है। कैसे? जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो उसके रोम रोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके हर रोम प्रसन्न हो जाते हैं, हर रोम रोम प्रसन्न होते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी जो है अपना इस सुंदर रूप को देखकर क्या हो रही, बल वसुधा मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी रोमांचित मीन्स बहुत अधिक प्रसन्न चित्त लग रही है। और क्यों? आई गेहूँ जौ में बाली, क्योंकि गेहूँ और जौ में, गेहूँ जो है जो हम आटा बनाते हैं जिसका उसे मतलब है, उसमें और जौ में बाल आ गई हैं। बाली आनी मीन्स जो शुरू में थोड़ा कच्चा जब अनाज उसमें पौधे में आता है तो बाली कहते हैं उसे। तो वह बाली जो है गेहूँ और जौ में आ गई है। और उसके अलावा अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली। अरहर कैसी होती है? पीली, सनई भी पीली, तो उसकी पीली को क्या कहा उसने? सोना। कवि कहते हैं कि उस अरहर और सनई जो है वो सोने के समान, किंकड़ियाँ मीन्स जो उसकी फलियाँ हैं, फलियों को किंकड़ियाँ कहा, ठीक है। फलियाँ जो हैं, अरहर और सनई की फलियाँ जो हैं वो सोने के समान शोभाशाली लग रही हैं, शोभायमान हो रही हैं, ठीक। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। फिर से पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, ठीक है। ये बसंत ऋतु का वर्णन कवि करते हैं। बसंत ऋतु में क्या होती है? सरसों होती है खेतों में। तो सरसों के खेत से अगर निकल जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि जब हल्की सी भी हवा चलती है ऐसा लगता है जैसे तेल उड़ रहा हो। तेली या तैली जो ऑयली जो वातावरण होता है, जो हवा चलती है वो ऑयली होती है, यानी कि तैलीय होती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, भीनी मीन्स खुशबूदार, खुशबूदार तेल से युक्त जो सुगंध है वो चारों ओर उड़ रही है। कहाँ से? फूली सरसों पीली पीली, पीले रंग की सरसों जो है ऐसी फूली है कि उनसे टच हो करके, छू करके जो हवा बह रही है वो तैल युक्त गंध को, सुगंध को लिए हुए फैल रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। लो हरित धरा, हरित मीस हरे रंग की, धरा मीस पृथ्वी से, झांक रही है हरे रंग की पृथ्वी से नीलम की कली। नीलम एक पौधा है, उसकी कली जो है वो नीले रंग की है। तो नीला और हरा क्या है? कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे का विरोधी रंग है, तो इसलिए वो साफ झलक रहा है। बल नीलम की नीले रंग की कली के समान बाहर जब झांक रही है, हरी हरी पृथ्वी से, हरी हरी पृथ्वी के बीच से नीलम के नीले रंग की कली जो है वो अलग ही झांक रही है। अब इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर आपके प्रश्न उत्तर क्या बनते हैं, ठीक है, जो आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं, जो मैंने इतना आपको पढ़ाया, इसके आधार पर सबसे पहले तो बेटे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस राइटर द्वारा लिखा हुआ है। ये हमेशा बहुत ज़रूरी भी होता है, और ये किस राइटर द्वारा लिखा हुआ है इसके ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए, फिर ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, इसमें एक प्रश्न बनेगा आपका कि हरियाली की कवि ने कौन सी 3 विशेषताएं बताई हैं। कौन सी विशेषताएं बताई हैं? एक तो दूर दूर तक फैली हुई है, और मखमल के समान कोमल है हरियाली,
और तीसरी विशेषता क्या बताई कि उसमें धूप की जब पड़ती है तो वो उजला रंग निर्मित करती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि सूर्य की किरणें किस पर सुशोभित हो रही हैं? किस पर सुशोभित हो रही हैं? सूर्य की किरणें जो है वो हरियाली पर सुशोभित हो रही है। एक एक तिनका तिनका उस सूर्य की रोशनी से उज्जवल हो उठा है, शोभायमान हो उठा है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है, हिल हरित रहा है रुधिर झलक, इससे क्या मतलब है? इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि प्रत्येक तिनके तिनके में ताजगी है। ठीक है। ऐसा लगता है कि ताजगी ऐसी है कि जैसी कि उनके शरीर में, उनकी नसों में हरे रंग का खून बह रहा हो। ये मतलब है कि तिनकों की ताजगी से मतलब है। ठीक। एक प्रश्न और बनता है आपका कि आकाश और धरती का जो मिलन उसने यहाँ पर दिखाया, जिसे आप कहते हैं क्षितिज। ठीक है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ है। यहाँ पर आकाश और धरती का जो मिलन है, उस मिलन को का दृश्य कैसे कवि ने दर्शाया? कैसे दर्शाया कि सूर्य की उज्ज्वल किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर, हरे रंग की पृथ्वी पर सुशोभित हो रही हैं, और ऊपर से नीला आकाश है, नीचे से मखमली हरियाली सजी हुई धरती है। तो ये जो है, ये सारी धरती जो है, ऐसा लगता है मानो कि सूर्य, आकाश नीले रंग का जो है वो इस सुंदर धरती को छू लेना चाहता है, उस पर झुक गया है वो, उसकी सुंदरता देखकर, उसकी सॉफ्टनेस देखकर, उसकी हरियाली देखकर। ये जो है इसका वर्णन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी मैंने आपको बताई रोमांचित सी वस्तु लगती। इसके आधार पर क्या प्रश्न उत्तर बनते हैं? इसके आधार पर प्रश्न आपके बनेंगे कि पृथ्वी अपना रोमांच कैसे प्रस्तुत कर रही है, कैसे प्रकट करती है, कैसे प्रकट कर रही है? क्योंकि गेहूं और जौ की में जो बालियां आ गई हैं वो उसके रोमांच को, उसकी खुशी को व्यक्त कर रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक प्रकृति में जो चीज़ के लिए बना होता है, अगर वह पूर्ण होता है तो वह उसका क्या है? पूर्णता है, वह उसकी प्रसन्नता है। तो प्रकृति में जो बोया गया है गेहूं और जौ, उसमें जब बाली आती है तो वो प्रकृति का क्या है? पूर्णता है। तो इसलिए प्रकृति जो है वो क्या कर रही है? अपनी उस गेहूं और उसके जरिए अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है, प्रकट कर रही है। ठीक। उसके बाद सरसों की फसल से क्या प्रभाव उत्पन्न? जब सरसों की फसल आई, एक प्रश्न और बनने का आपका कि सरसों की फसल से क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ? क्या हुआ प्रभाव उत्पन्न? सरसों की फसल से क्या हुआ कि तैलाक्त गंध उड़ रही है। सरसों की जब फसल आई है तो उनके बीज से आगे बढ़ जाने पर, ठीक है, उनके बीज से आगे बढ़ने पर ऐसा लगता है मानो कि तेल उड़ रहा है हवा में। तैलाक्त गंध, खुशबू, तेल युक्त खुशबू जो है वो चारों ओर फैल रही है। ठीक। फिर है एक, अब आपका, मैंने आपको इसके आधार पर जो अलंकार थी वो अलंकार मैंने आपको पहले ही बता दिए कि किसमें क्या अलंकार है, किसमें क्या अलंकार है। हाँ, आगे देखिए, रंग रंग के फूलों में झिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, फल की पेटियाँ सी लटकी, छीमियाँ बीजा छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों के वृंतों पर। अब देखिए बच्चे, रंग रंग के, कवि कहते हैं कि अनेक प्रकार के फूलों में, ठीक है, रंग रंग के फूलों से मतलब है अनेक तरह के फूल जो हैं वो हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, यानी कि मटर के जो फूल हैं वो जो है वो प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। फूल आ गया है तो फल भी आएगा। ठीक है। तो इसलिए अनेक तरह के फूलों से सुशोभित मटर जो है वो प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ बीज छिपाए बीज लड़ी। मखमली मीन्स हरे रंग की, पेटियों मीन्स जो उसमें लटकी हुई पेटी बता दी उन्हें, जो उसकी छीमियाँ हैं, जो उसका फल है, फलियाँ हैं, छीमियों को फलियाँ कहते हैं। फली जो है उसकी वो जो है वो कैसी है, जो ऐसा लग रहा है कि मखमली पेटी के समान। ठीक है। मखमली पेटियों के समान, यहाँ पर फिर उपमा अलंकार है, पेटियों सी लटकी के समान, मखमली पेटियों के समान हरे रंग की जो छीमियाँ हैं, फलियाँ हैं, वो अपने अंदर बीज लड़ी मीन्स बीजों की लड़ी को छिपाए हुए, यानी कि उसके अंदर मटर जो हैं वो बंद हैं, उस फलियों के अंदर मटर जो है वो छिपाए हुए हैं। बल बीज लड़ी मीन्स अपने अंदर बीज की लड़ी को वह मखमली पेटियाँ जो हैं वो छिपाए हुए हैं। ठीक। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, रंग रंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऊपर भी नीचे भी, अनेक प्रकार के फूलों पर, ठीक है, अनेक प्रकार के फूलों पर, सुंदर फूलों पर,
ठीक है। अनेक प्रकार के सुंदर फलों पर अनेक प्रकार की तितलियाँ जो हैं वह उनकी सुंदरता को छू लेने के लिए फिर रही हैं, घूम रही हैं ऊपर से। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों के वृंतों पर, ठीक है। उड़ उड़ में फिर से पुनः प्रकाश अलंकार, फूले फिरते हैं में अनुप्रास अलंकार। फूले मीन्स प्रसन्न चित्त हैं, यानी कि प्रत्येक जो फूल हैं वो इतने अधिक प्रसन्न चित्त हैं, क्या, अपनी सजावट देखकर। तो वो क्या कर रहे हैं, एक वृंत से दूसरे वृंत पर डोल रहे हैं। क्या मतलब है इसका, डोलना, वृंत से वृंत का मतलब है जो फूल के बीच की गोलाई होती है, जो फूल होते हैं उसके जो पेटल्स के बाद के अंदर जो बीच की गोलाई होती है उसे वृंत कहते हैं। तो एक वृंत दूसरे वृंत पर क्या कर रहा है, प्रसन्नता से एक दूसरे के को छू रहा है। जब फूल हिलते हैं, पौधा हिलता है तो फूल हिलते हैं, तो फूल एक दूसरे को टच करते हैं, तो उसे कवि चित्रित कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रसन्न चित्त होकर प्रत्येक फूल जो है एक दूसरे से उड़ उड़ करके अपने वृंतों से दूसरे वृंतों को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को जग जाहिर कर रहे हैं। समझ में आया। अब आगे देखो, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब रजत मीन्स, रजत कहते हैं चांदी को, स्वर्ण कहते हैं सोने को। तो सोने और चांदी की मंजरी, मंजरी कहते हैं जो फूल की अवस्था होती है। जब आम के पेड़ में जब पहले पहले जो बौर आता है, जिसे हम बौर कहते हैं, उसे मंजरी भी कहते हैं। तो बौर कैसे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, फिर वो धीरे धीरे पीले में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वही बौर जो है वो आम के रूप में आता है। तब कवि कह रहे हैं कि सोने और चांदी की मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। लद मीन्स भर गई है, आम के पेड़ की डालियाँ, आम की पेड़ की डालियाँ सोने और चांदी की मंजरियों से भर गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, झर रहे मीन्स झड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। ढाक और पीपल के समूह जो है, उनके ढाक और पीपल के पत्तों का समूह से मतलब है, ठीक है, पत्तों का समूह नीचे गिर रहा है, झड़ रहा है। और ऐसी बीच में हो उठी कोकिला मतवाली, ऐसे मदमस्त मौसम में कोकिला मीन्स कोयल जो है वो मतवाली मीन्स मदमस्त होकर गाना गा रही है, मस्त हो गई है, प्रसन्न चित्त हो गई है। महकी कटहल मुखलित जामुन, कटहल जो है वो महकने लगा है। कटहल भी इसी मौसम में शुरुआत होती है जब उसकी, तो उसमें कटहल में भी फूल आ गया है, फूल, कटहल का फूल भी महकने लग गया है। मुकुलित जामुन, और जामुन भी प्रसन्न चित्त दिखाई रहा है। मुकुलित मीन्स प्रसन्न चित्त होना, खुश होना, ठीक है, आनंदित होना। जामुन भी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है। जंगल में झरभीरी झूली, जंगल में झरभीरी झूली में फिर अनुप्रास अलंकार, झरभीरी और झूली में, ठीक है। तो जंगल में झरभीरी मीन्स बेर जो है वो झूल गया। जो जंगली बेर होता है वो जो है वो जंगल में क्या होता है, उसकी जो बेल है वो एकदम से फैलने लग जाती है इस मौसम में। तब कवि कह रहे हैं कि जंगल में जो है वो बेर जो है, उसका जो बेल है, बेर का जो बेल है वो पूर्ण रूप से फैल गया है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, और आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन और मूली में भी क्या आ गया है, बल फूल आ गया है, ठीक है। ये अनेक प्रकार की सब्जियां और फल हैं। इन फलों में भी इसी मौसम में फूल आना शुरू हो जाता है। इसका वर्णन किया। आगे देखो, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। कवि कहते हैं कि जो जब अमरूद जो होता है, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था हरे रंग की होती है, फिर धीरे धीरे वो पीले रंग का, जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो वो पीले रंग का हो जाता है। और जब वो पीले रंग का भी पूरा लास्ट स्टेज होती है, तो उसमें पीले हरे लाल रंग की चित्ती जैसी, आपने देखा होगा, छींटे जैसे पड़े होते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कवि। कवि कहते हैं कि पीले मीठे मीठे अमरूदों में लाल लाल रंग की चिड़िया, लाल लाल में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, छींटे जैसे पड़ गई, चित्तियाँ पड़ी मीन्स छींटे पड़ना। पक गई सुनहरी मधुर बेर, अवली से तरकी डाल चढ़ी। और सुनहरे मधुर बेर जो है वो अब पकने शुरू हो गए हैं। जो जाड़ों में हरे रंग के पेड़ थे, वो ठंड के कारण बेर जो थे वो कम थे, वो अब क्या हो गए हैं, पकने शुरू हो गए हैं। और उस पके हुए आंवले से पेड़ की डाल, तरु मीस पेड़ की डाल जो है वो जड़ गई है, मीस पूरी भर गई है। लहलह पालक महमह धनिया, पालक लहलाने लग गया है, लहलाने मीन्स बढ़ने लग गया है,
और धनिया जो है वो महकने लग गया है, मीन्स महकने लग गया। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम मीन्स जो बीन होती है उसे सेम बोलते हैं, वह भी फल कर आगे फैलने लग गई हैं, यानी कि उनकी जो छीमियाँ हैं यानी उनकी फलियाँ हैं वो बड़ी होने लग गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। जो मखमली मीन्स हरे रंग के टमाटर थे, जाड़ों में उनमें लालिमा आ ही नहीं पा रही थी, अत्यधिक ठंड होने के कारण वह अब उनमें लालिमा आनी शुरू हो गई, क्योंकि जाड़ों का मौसम समाप्त हो गया, शीतलहर खत्म हो गई है, हल्का हल्का गर्मी शुरू हो गई है, तो इसलिए वह भी अब लालिमा युक्त होने लग गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, जो मिर्चें हैं, हरी मिर्च हैं, वह छोटी छोटी थी, वह भी अब थोड़ा अपना आकार, अपना रूप बड़ा करने लग गई है। ठीक है, अब इसके आधार पर आपके क्या प्रश्न उत्तर बनते हैं उसको आप जान लीजिए। इसमें जो पहला प्रश्न बनेगा, ठीक है, इसमें पहला प्रश्न ये बनेगा कि मटर की फसल का सौंदर्य वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है। कैसे किया है उसने? कवि ने कहा कि मटर जो है वो अनेक रंग के फूलों से सजे हुए हैं, सजे धजे वातावरण में उसको बना रहे हैं, और उनके अंदर जो है वो बीज जो है भरे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक मटर के अंदर, अपने अंदर बीजों की लड़ियों को मटर जो है वो छुपाए हुए हैं। ठीक है, अब वो रंग बिरंगी तितलियाँ कैसे सुशोभित हो रही हैं, क्या कर रही हैं रंग बिरंगी तितलियाँ? रंग बिरंगी तितलियाँ कर रही हैं फूलों पर उड़ उड़कर उनकी शोभा को और अधिक बढ़ा रही हैं। और उसके अलावा क्या कर रही हैं, फूल स्वयं अब क्यों वृंतों पर उड़ते प्रतीत होते हैं? क्यों हो रहे हैं फूल एक वृंत से दूसरे वृंत पर फूल खिलते हुए क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपनी प्रसन्नता जग जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, वो एक वृंत से दूसरे वृंत पर जाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए अगली इसमें प्रश्न आपका बनेगा इस वाले स्टैंजा में, इस स्टैंजा में कि आम के पेड़ का वर्णन कवि किस प्रकार करते हैं। क्या कहते हैं कि सोने और चांदी की मंजरियों से जो है वो आम की जो पेड़ है वो भर गया है। इस तरह से उनकी मंजरियों को सोने और चांदी के समान बता रहे हैं, इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कवि। ठीक है, अब देखिए यह पूरा मैंने आपको बताया। एक प्रश्न और आपका बनेगा कि यह वर्णन जो है वो कवि किस ऋतु का कर रहे हैं, किस ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया, फिर बता रही हूँ दोबारा, किसका वर्णन कर रहे हैं, किस ऋतु का वर्णन है, बसंत ऋतु का वर्णन। बसंत ऋतु में जो है शिशिर ऋतु जब बीत जाती है तो बसंत ऋतु में ये सब पैदा होते हैं। ठीक, अब देखिए कोकिला के मतवाली होने का क्या आशय है। उसने कहा ना कोकिला हो उठी मतवाली, इसके मतलब मतवाली होने का आशय क्या है। कोकिला जो कोयल जो होती है वो मस्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर, ऐसे वातावरण से प्रसन्न चित्त होकर अपनी मधुर आवाज़ में गूंजने लग गई है। ठीक, अब देखिए लास्ट वाले का भी, अमरूद का रंग और स्वाद का वर्णन कैसे क्या है कवि ने। कवि कहते हैं कि अमरूद जो है वो पीले रंगों की चिट्टी छींटों से भर गए हैं। ठीक, और उसके अलावा बेर की क्या विशेषताएं बताई हैं कवि ने बेर की विशेषताएं बताई हैं कि बेर जो है वो सुनहरे रंग के हैं, बेर जो है स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं, और बेर जो है वो पूरी तरह से पक गए हैं। ठीक, अब इसके आधार पर क्वेश्चन तो आपके ये बन गए। ठीक, अब ये आपका बच्चे पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में आपका अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आशा है मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।